स्प्रिंग बाइस का सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट वाइज, डिफिकल्ट वाइज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे कह सकते हैं। ये इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। कहते हैं जी 18 नंबर का सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए 1.8 इंटू 18 करें, कितने मिनट बनते हैं? अराउंड 34 मिनट बनते हैं। थर्टी फाइव के अराउंड टाइम बनता है, जो आप 30+ मिनट्स हैं जो आपने इसमें क्या करना है, टू बी एग्जैक्ट 33 मिनट्स हैं जिसमें आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। अब इस सवाल में उसने क्या किया है, इस सवाल में उसने खुद कह दिया है कि आपने मिनिमम टैक्स को इग्नोर करना है, नहीं लगाना, और आपने जितनी भी चीजें एग्जेम्प्ट हैं, एक्सक्लूड हैं या डिस अलाउ हैं उनको शो करना है। अब इसने खुद कह दिया ना, अब मैं मिनिमम टैक्स के बारे में सोचूंगा ही नहीं। अदरवाइज अगर मैं बिजनेस का सवाल कर रहा हूँ और उसमें टर्नओवर जो है वो अगर 100 मिलियन से ऊपर निकल गया तो मुझे मिनिमम टैक्स जो है उसको सोचना पड़ेगा। अब इसने खुद मेंशन कर दिया है, अब मिनिमम टैक्स नहीं। अब ये भी देखना, ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल पढ़ता जाऊं मैं, ऊपर चीजों को हाईलाइट करता जाऊंगा ना, मेरा जवाब जो है वो तकरीबन हारेगा। अब इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की एक आधी एडजस्टमेंट है, बाकी सिर्फ ऐड बैक या लेस वाली चीजें हैं, तो कैलकुलेट इसमें कम करना पड़ता है। सवाल देखते हैं। कहता जी फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023 है। कहते जी आकाश कुमार owns an industrial undertaking under the name and style of प्रेमजी को पीजीसी, ठीक है, which is engaged in the business of manufacturing of fast moving consumer goods FMCGs, third schedule retail, इसमें लाजी पूछी होगी उसने। Following information is available from PGC's record for tax year ended 30 जून 2023, ये उसने उसकी इंफॉर्मेशन बता दी है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। लॉस बिफोर टैक्स वाज रुपीज 87 मिलियन, इसने लॉस गिवन किया है हमें कितना, 87 मिलियन का। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट होनी है। अब उसने कहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये चीजें वगैरह शामिल है। अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, कस्टमर को गुड्स लेट डिलीवर किए, आपको 2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है। ये बिजनेस पेनल्टी है, ये अलाउ है, ठीक लेस की हुई है, इसका मतलब इसका मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मैं पेपर के ऊपर लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस पेनल्टीज जो है वो अलाउ होती हैं। ये बिजनेस पेनल्टी है, ये इसने सही लेस की हुई है, और हम टैक्स वाले होते तब हम भी लेस करवाते। अब चूंकि इसने ऑलरेडी लेस किया, ट्रीटमेंट ठीक किया हुआ है, मुझे इसको ऐड बैक या इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कमीशन इसने पे की है 2.5 मिलियन की, विच वाज पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर लियाकत बशीर ऑन अ सेल ऑफ पीजीसी's प्रोडक्ट ऑफ रुपीस 50 मिलियन। 50 मिलियन के आपने प्रोडक्ट बेचे हैं लियाकत बशीर को, और उसको 2.5 मिलियन कमीशन पे की है। These products are not these products are covered in the third schedule of sales tax act, third schedule में products जो हैं ये covered है। The name of लियाकत बशीर is not appearing in the active taxpayer list, उसका ATL में नाम नहीं आ रहा, तो हमने कहा था सिर्फ ये कितनी अलाउ होगी, 0.2% तक जो है वो अलाउ होती है। ओवर एंड अबव जो है वो क्या हो जाएगी, उसको डिसअलाउ हो जाएगी अगर ये उसने पेमेंट की है फॉर टू द कमीशन पे किया टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब 50 मिलियन की सेल्स की हैं, 50 मिलियन की सेल्स का 0.2% कितना बनता है, बिकॉज ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, तो 50 मिलियन का अगर आप 0.2% लें कितना बनेगा, that will be around 0.1%, 0.1 मिलियन। इसका मतलब है 0.1 मिलियन तक की इसको कमीशन अलाउ है। इसने कितनी पे कर दी है, इसने 25 मिलियन की कमीशन पे की है, सॉरी 2.5 मिलियन की इसने क्या की कमीशन पे की है। अलाउ कितनी है, 0.1 मिलियन। डिसअलाउ कितनी हो जाएगी, 2.4 मिलियन। ये हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ये वापस ऐड बैक हो जाएगी, ये भी हमने सेक्शन पढ़ा होगा। उसके बाद फ्रेट पे किया है 1.2 मिलियन का, विच वर पेड इन कैश टू अ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी इन कराची। फ्रेट इन कैश अलाउ है, सही लेस किया हुआ है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ये क्या हो जाएगी, फौरी तौर के ऊपर हम ऐड बैक कर देंगे,
ये हमारी ऐड बैक हो जाएगी। सवाल पड़ता है, रीड कर रहा हूँ, रीड करते हुए मैंने एडजस्टमेंट जो है जिसका कोई ट्रीटमेंट होना था वो मैंने कर लिया। जैसे मैं तो प्रो हूँ, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, आपको ये पेपर में नहीं क्लिक हो रहा, बट ये और ये 3 तो क्लिक हो गई होंगी ना। ये अगर आप क्लिक नहीं हो रही, इसको स्टार कर लीजिएगा, बाद में देख लेना। अब अदर इनकम इंक्लूड है, अदर इनकम में शामिल है। अब इनकम में क्या शामिल है वो, एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹6 मिलियन, 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो इसने इनकम में लिखा हुआ है। इक्वलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू, जो अकाउंटिंग बुक वैल्यू के बराबर था। रिसीव ऑन 8 नवंबर, जो 8 नवंबर को मिला। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ व्हीकल व्हिच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर, जो है कंप्लीटली उसकी व्हीकल तबाह हो गई है, जितने पैसे मिले सारे उसने क्लेम पे डाल दिए। द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट वाज ₹10 मिलियन एंड 8 मिलियन। व्हीकल की कॉस्ट ये थी, एफएमवी ये थी। द व्हीकल वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। व्हीकल जो है वो हमने 1 अक्टूबर 2020 में क्या ली थी, हमने बाय की थी। अब ये एडजस्टमेंट है, ये जो उसने 6 मिलियन पहले इनकम में ऐड किया हुआ, ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसने इनकम का पार्ट बनाया, ये हम लेस करवा देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसका टैक्स गेन निकालेंगे, क्योंकि ये क्लेम मिला है, ये डिस्पोजल है, इसका हम टैक्स गेन निकालेंगे। अब चूंकि ये व्हीकल जो है नॉट प्लाइंग फॉर हायर है और इसकी कॉस्ट जो है वो भी 7.5 मिलियन से ज्यादा है, तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का कंसेप्ट जो है वो हम अप्लाई करते हुए हम इसको यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। तो ये एडजस्टमेंट अच्छी है, इसको मैं स्टार कर लूंगा, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। उसके बाद है जी अमाउंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 2 डेटर्स, शमीम एंड फहीम। शमीम एंड फहीम से उसने ये अमाउंट जो है वो रिकवर की है। और these amounts had been write off in the last year, पिछले साल ये अमाउंट राइट ऑफ हो गई थी। बैड डेट्स क्लेम इतने हुए थे, अलाउ इतने हुए थे, रिकवरी इतनी है। 16.8 और 10.6 मिलियन की उसने जो है वो रिकवरी की है। अब अकाउंटेंट ने सबसे पहले क्या किया होगा, ये तो अदर इनकम में ऐड किया होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन्वेस्ट करवाना है, फिर हम टैक्स के मुताबिक क्या करेंगे, इसकी रिकवरी फाइंड आउट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। ये भी देख लेते हैं। फिर रेंट ऑफ ₹21.6 मिलियन, 21.6 मिलियन का रेंट जो है ये भी इसने अपनी अदर इनकम में शामिल कर दी है। आकाश लीज वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग along with the plant to a Kamran at a monthly rent of ₹1.8 million payable in advance. The building was purchased for ₹85 million on 16 अगस्त। बिल्डिंग जो है थी कितने की ली थी उसने, 85 मिलियन की ली थी। ऑन 16 अगस्त सेकेंड हैंड लोकल प्लांट में इंस्टॉल किया 34 मिलियन का। आकाश के 3.2 मिलियन इनकम हुए रिपेयर पे। अब ये सारी बात जो है ये मुझे पता है कहाँ पे जानी है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जानी चाहिए, और इसने ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में इन अदर इनकम में ऐड किया हुआ है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस करवा दूंगा और वहां पे जाके सेपरेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद आ रही है पीजीसीज लाइबिलिटीज इंक्लूड अमाउंट ऑफ ₹14 मिलियन एंड 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड ऑन 18 मार्च एंड 1 अगस्त 2020 रिस्पेक्टिवली। 18 मार्च को और 1 अगस्त को ये परचेजेस की थी, उसकी ये आउटस्टैंडिंग आ रही है। दीज परचेजेस वर अलाउड एज एडमिसिबल डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम इन देयर रेलेवेंट टैक्स ईयर। अब यहाँ पे हमने 3 साल देखने, अगर 3 साल पूरे हो गए तो फिर ये क्या हो जाएगी, टाइम बार्ड हो जाएंगी। जो भी टाइम बार्ड हो गई है वो हमें डिसअलाउ हो जाएगी, वो हम क्या कर रहे होंगे, वो हम ऐड बैक कर रहे होंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। During the year, outstanding financial charges 2.8 million है. These were waived by the bank on rescheduling the loan. These charges were claimed as admissible deduction in tax year 2021. ये जो 2.8 मिलियन के चार्जेस जो बैंक ने वेव ऑफ कर दी हैं, सेक्शन नंबर 18 में बताया था ना, एनी बेनिफिट विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश गिवन ड्यू टू योर बिजनेस रिलेशनशिप, और उसके नीचे बकायदा ये हेडिंग ये आवाज लाइन लिखवाई हुई थी कि जो वेवियर ऑफ डेट होता है वो भी आपकी इनकम का पार्ट बनता है। तो ये 2.8 में इसका वेव ऑफ हो गया है, तो ये इसकी इनकम में क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, हम इसकी इनकम का ये पार्ट बना देंगे। उसके बाद है जी टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स जो है 48 मिलियन है, अदर देन जो आपने लीज आउट की हैं। तो 48 मिलियन का डिप्रिसिएशन है, ये हम क्या करवा लेंगे, लेस करवा लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में कहते हैं जी 15 अगस्त को आकाश ने एंटर्ड हुआ इंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड। गोल्ड का उसने जो है वो क्या किया है,
कॉन्ट्रैक्ट किया है आकाश ने। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह एक्सपायर होना था। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट डेट, उसने सेटलमेंट से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया और नेट गेन जो है वो 23 मिलियन का उसने क्या किया, हासिल किया है। तो ये इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो इसकी क्या होगी, कंसीडर हो जाएगी। स्पेकुलेटिव बिजनेस इसकी ये यहाँ पे कंसीडर हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऊपर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, नीचे स्पेकुलेटिव बिजनेस है। अच्छा सवाल है। ऑन 30 जून 2023 आकाश अर्नड कैपिटल गेन ऑफ रुपीस 20 मिलियन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच वाज परचेज ऑन 1 जून 2020। ये इसका गेन है, सेपरेट ब्लॉक कैपिटल गेन में जाएगा, डेट गिवन है, रेलेवेंट टाइम फ्रेम पे जाके हम इसका जो डिस्पोजल रेट है वो निकाल लेंगे। फिर 3.6 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, दोज वर एक्वायर्ड ऑन 1 जून। ये एनटीआर का पार्ट सेक्शन नंबर 37 का पार्ट बनते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी, किसी दूसरी एओपी से उसको शेयर मिला है, कितना, 70 मिलियन का शेयर जो है वो उसको रिसीव हुआ है। ये उसने हमें क्या बता दिया है, ये सवाल। सो दिस इज द क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। एंड ये उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमारे स्टूडेंट सिक्योर मेरिट सर्टिफिकेट, दैट वाज द क्वेश्चन and she was the student who secured maximum marks in that question. जी जनाब, सवाल समझ आया? सवाल है आकाश, रिक्वायरमेंट है इसकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। ये जो है ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सवाल पढ़ते हुए मुझे दो चीजें आइडेंटिफाई हुई थी, दो तीन चीजें। एक तो इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, दूसरा इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, तीसरा इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। तो तीन जो है वो इसमें क्या है, इसमें इनकम के हेड्स बन रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। टैक्स ईयर कौन सा, 2023 है, तो हम लिख लेंगे फॉर टैक्स ईयर 2023। दो कॉलम जो हमारे स्टैंडर्ड है वही हम बनाएंगे। डाटा इन मिलियंस था, रुपीस, यहाँ भी आ जाएगा रुपीस, और ये हम ले लेंगे इन मिलियन। इन मिलियन इसको हम लेके चलेंगे। सवाल में लॉस था और इनकम फ्रॉम बिजनेस था। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस मुझे मुश्किल लग रहा है, बड़ी एडजस्टमेंट्स है, बाकी चीजें आसान है। मैं पहले बाकी हेड्स लिख लूँ, बाकी हेड्स लिख लूंगा, उसमें से मेरे नंबर आ जाएंगे। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम में जाऊंगा ना, तो मार्किंग स्कीम में अदर सोर्स के 3 नंबर होंगे, आप जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैपिटल गेन के 2 नंबर होंगे। तो ये 2-3 नंबरों के है, 18 नंबर का सवाल है। तो मैं रेदर देन बिजनेस पे सर मारूं और इसको पकड़ना शुरू करूं, रो नहीं मैंने पहले बिजनेस करना है, नहीं मैंने पहले बिजनेस करना है, मुझे नहीं पता, मैं वहां पर एक कैब पे हॉल में बैठ जाऊं, चेयर से उठ के जमीन पे लेटूं, रोना शुरू करो, टांगे मार मार, नहीं मुझे पहले बिजनेस करना है, मुझे पहले बिजनेस करना है। फजूल काम है ये, ऐसा नहीं करना। मुझे लग रहा है पता कि यार इसमें तो कैपिटल गेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अदर सोर्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो क्यों ना हम पहले वहां पे जाएं। अब कैपिटल गेन की कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं पहले कैपिटल गेन लिख लेता हूँ। हम पहले लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन उसने मुझे बता दिया होगा, उसने मुझे बताया है कि उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, उसके ऊपर कितना गेन आया है, उसको 20 मिलियन का आया है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन प्रॉपर्टी 20 मिलियन का मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद उसने क्या, 3.6 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ये आ गया जी प्राइवेट कंपनी का गेन।
गेन आ जाएगा जी, गेन अंडर सेक्शन 37 है ना प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, गेन अंडर सेक्शन 37, ये कितने का आया था इसका 3.6 मिलियन का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा टोटल इनकम इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, कैपिटल गेन की मैंने लिख ली, दैट विल बी 2 और 3, ये बनेगी कितनी 23.6, 23.6 मैंने अपनी इनकम ये कैलकुलेट कर ली। कोई एडजस्टमेंट की है, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे 2 से 3 नंबर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम जो है वो कंफर्म हो गए होंगे। 100% मेरे 2 या 3 नंबर जो हैं वो मेरे यहाँ से कंफर्म हो गए होंगे। अब बाकी चलता हूँ मैं। बाकी इसके पास एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो मुझे सवाल पढ़ते मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी, अदर सोर्स है। तो इसका जरा अदर सोर्स का हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हम उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट कितना इसने गिवन किया है, उसने कहा जी रेंट 21.6 मिलियन का रिसीव हुआ था। लिख लेता हूं मैं, रेंट कितना था 21.6 मिलियन का था, इसने हमें गिवन कर दिया। देख लेते हैं, रेंट 21.6 मिलियन का है। 1 जुलाई को उसने क्या किया, उसने अपने फैक्ट्री विद प्लांट के साथ क्या की, मंथली रेंट के ऊपर 1.8 मिलियन के हिसाब से दिए। हमने कहा ठीक है 1.8 मैं कंफर्म कर लूंगा, वैसे कोई एडवांस तो नहीं शामिल हुआ बीच में। 1.8 इंटू 12 करें, क्या जवाब आता है, ट्वेंटी 1.6 ही आते हैं। इसका मतलब कोई किसी किस्म का एडवांस शामिल नहीं है, ठीक हो गया। बिल्डिंग परचेज की थी 85 मिलियन की 16 अगस्त को, प्लांट इंस्टॉल किया था 34 मिलियन का, तो इनकी डिप्रिसिएशन जो है वो तो आएगी, वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले जाएंगे। और रिपेयर मेंटेनेंस है, वो 3.2 मिलियन की है, वो एक्चुअली आ जाएगी, तो हम ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पे रिपेयर 3.2 मिलियन की है, वो हम यहाँ पे एक्चुअल ले जाएंगे। दूसरा हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन, ये 2023 है हमारा। बिल्डिंग हमने ली थी कब, 2000 टैक्स ईयर 2021 में ली थी, तो 85 मिलियन की बिल्डिंग ली, 2021 में डेप्रिशिएट हुई, 2022 में डेप्रिशिएट हुई। इस साल की इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी हमारे पास, कितनी बनेगी 69 मिलियन। ये है इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। इसका हम 10% लेंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, वो बनेगी हमारी 6.9 मिलियन अराउंड, ये हमारी डेप्रिसिएशन बनेगी बिल्डिंग की। बिल्डिंग हमने ली थी 85 मिलियन की, टैक्स ईयर 2021 में डेप्रिशिएट हुई 10%, तो 90% डब्ल्यूडीवी 22 में हुई, और जो जवाब आएगा वो डब्ल्यूडीवी होगी, उसका 10% लिया, तो मेरे पास कितनी डेप्रिसिएशन आई है फॉर द ईयर 6.9 मिलियन आ रही हूँ। सिमिलरली हम फिर प्लांट की भी क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। प्लांट कब लिए, प्लांट इसने लिया था 1 जुलाई 2022 को, इस साल के शुरू में लिया प्लांट, तो ये तो ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, और यूज प्लांट है तो इनिशियल अलाउंस तो मिलेगा नहीं, तो 34 का लेंगे हम 15%, ये आ जाएगा 3 और हाफ 5.2, ये आ जाएगा इसमें से ये। अब हम इसको लेस करेंगे 3.2 लेस 3.2 6.9 5.2, इसका सम करें कितना बनेगा, 15.
15.3 15.3 लेस करेंगे तो जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगी वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 21.6 में से 15.3 लेस किए, दैट विल बी 6.3। ये भी मैंने यहाँ पर लिख ली। 6.3 मिलियन जो है मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ये भी आसान था। एक और चीज थी यहाँ पे, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव गेन जो है वो भी हम क्या करते हैं, सेपरेट शो करते हैं। इसने हमें यहाँ पे 23 का गेन गिवन किया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। 23 मिलियन का गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये 23 मिलियन का मेरे पास गेन आ गया। डन हो गया। आई गेस इन तीन चीजों को लिखने के हमारे पास अराउंड 5 से 6 नंबर जो है वो हमने लिख लिए, सिक्योर कर लिए होंगे आउट ऑफ 18 मार्क्स। ये 5-6 नंबर हमने 5 मिनट में इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लिख लिए हैं। इज इट रियली डिफिकल्ट टू सिक्योर दीज 5 मार्क्स? अठारह नंबर का सवाल है, इतना बड़ा जिन जितना सवाल है। मेरे ख्याल से अगर मार्किंग स्कीम आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास पास्ट पेपर्स की किताब है, तो पास्ट पेपर की किताब में सवाल नंबर 33 या 34वां होगा, उसके एंड पे मार्किंग स्कीम लगी होगी। और मेरे ख्याल से इनके लिखने के 18 में से कोई आपके 6-7 नंबर होंगे, और वो आपने पहले 5 मिनट में 6 मिनट में सिक्योर कर लिए सवाल पढ़ते साथ ही कि यार ये चीज जो है ये ऐसे है। हमने कहा ठीक है। अब एक चीज रह गई है, वो इतना बड़ा जिन जो हमें तंग कर रहा है उसको लिखना है। उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो नॉन स्पेकुलेटिव गेन है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे अब हम अपनी कैलकुलेशन शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस से। अब सवाल पे जाऊंगा। अब मैं बिजनेस को पकड़ूंगा और मैं बिजनेस को 2 मिनट में सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि मैंने सवाल सारा ऊपर लिखा हुआ था। अब बिजनेस सॉल्व करने में मुझे टाइम नहीं लगना इतना। सवाल स्टार्ट हो रहा था लॉस बिफोर टैक्स से, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लॉस। और लॉस मेरे ख्याल से आई गेस 87 मिलियन का था। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 87 मिलियन यहाँ पे लेस करवा देंगे। और मैंने कहा था यार मुझे सवाल पढ़कर समझ लग रही है कि कुछ चीजें ऐड होनी है, कुछ चीजें लेस होनी है। तो जो ऐड होनी है मैं लिख लूंगा थी ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर होंगे वो ऐड बैक हो जाएंगे, या जितनी भी एडमिसिबल इनकम है वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कुछ लाइनें मैं छोड़ दूंगा, मैं 10-12 लाइनें छोड़ के फिर जो एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स हैं वो या इनएडमिसिबल इनकम है वो लेस करवा दूंगा। जो मुझे अलाउड एक्सपेंडिचर्स हैं वो, या जो मेरी इनएडमिसिबल इनकम है, जो मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए थी, वो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा। अब मैं इनको यहाँ पे क्या करता रहूंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। सवाल पढ़ते हुए मैंने एडजस्टमेंट लिख ली थी कि पेनल्टी जो है ये 2 मिलियन की है, जो मैंने पे की है ये ठीक पे की है। अच्छा, इसने मुझे यहाँ पे क्या कि तमाम एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन शो करनी है, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, पेनल्टी जो है वो बिल्कुल सही गई है, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेनल्टी और आगे क्या कर दूंगा, यहाँ पे डैश लगा दूंगा, बिकॉज ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये जो है था कमीशन वाला, ये कमीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी कि 2.2% तक आपको अलाउ होती है। आपने 50 मिलियन की सेल्स की है, 50 मिलियन की सेल्स का 0.2% जो बनता है वो कितना बन रहा था, 0.1 मिलियन। आपने अगले बंदे को कितनी कमीशन पे की हुई है, 2.5 मिलियन। अलाउ कितनी है, 0.1 मिलियन। कितनी डिस अलाउ हो जाएगी, 2.4 मिलियन। तो ये जो कमीशन एक्सपेंस है ड्यू टू नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ये कमीशन एक्सपेंस है ड्यू टू नॉन एक्टिव टैक्स पेयर 2.4 मिलियन का, ये अलाउ नहीं है, ये डिसअलाउ हुई है, ये हम ऐड बैक कर देंगे। ये भी हमने पढ़ते हुए कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद फ्रेट 1.2 मिलियन का, ये बिल्कुल ठीक लेस हुआ है। फ्रेट क्योंकि कैश में जो है वो अलाउ है, हमने लेस किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन से अगले थी, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हमेशा हमारी क्या होती है, ऐड बैक होती है। तो 40 की जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है वो मैंने क्या कर दी, यहाँ पे ऐड बैक कर दी। ये हो गया।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पूरे हो गए। वाओ, जस्ट यही थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके। अब अदर इनकम में ये उसने शामिल किया हुआ है, इनकम में शामिल किया हुआ है 6 मिलियन, ये तो मैं लेस कराऊंगा। ये जो इंश्योरेंस क्लेम इसको मिला है 6 मिलियन का, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे लेस करवाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे टैक्स के मुताबिक क्या करना है, मुझे टैक्स के मुताबिक इसका गेन निकालना है। इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन का था, ये हम करवा देंगे यहाँ पे लेस। बाकी देखते हैं कहानी क्या है। बाकी कहानी है जी, वो व्हीकल थी 10 मिलियन थी, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का कंसेप्ट है, इसकी वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं जरा आगे चलता हूँ, आगे जाके मैं रिकवरी शिकवरी सारी देखता हूँ। अमाउंट्स जो बैड डेट्स की रिकवर हुई है वो इसने इनकम में ऐड की हुई है 16.8 और 10.6, ये नहीं होनी चाहिए। तो जो अकाउंटिंग रिकवरी है या जो बैड डेट रिकवर है जो उसने अदर इनकम में लिखा है, वो हम क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। बैड डेट रिकवरी जो है वो हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे लेस करवा देंगे 16.8 प्लस 10.6, तो ये 27.4 जो है वो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब इसका देखते हैं। अब देखें, इसने क्लेम किए थे 19.2 के, इसको अलाउ कितने किए गए हैं, 13.2 के। क्लेम किए थे इसने 19.2 के, अलाउ किए गए हैं इसको 13.2 के। इसे कहा गया कि आपको शमीम से, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस आएगा 6 मिलियन का, कि आपको अराउंड 6 मिलियन की रिकवरी हो जानी है। इस तो कितनी रिकवरी हुई है 16.8 की, तो 16.8 में से अगर 6 लेस करें तो इसको जो 10.8 की इजाफी रिकवरी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी इनकम में हम ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज इसका बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम शमीम है, ये टैक्स गेन आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसके ऐड बैक कर देंगे, ये इसकी इनकम बन जाएगी। शमीम से अगर मैं देखूं तो इसको कितने रिकवर हुए हैं, इसको 10.8 रिकवर हुए हैं। इसको डिसअलाउड कितने थे, 6। वो 6 कैसे थे, इसने क्लेम 19.2 का किया था, इसको अलाउ 13.2 के हुए थे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के डिसअलाउड से 10.8 की, सॉरी 16.8 की इसकी रिकवरी हो गई है। तो जो इसको एडिशनल अमाउंट मिली है वो 10.8 है बैड डेट्स रिकवरी की, वो हम क्या कर लेंगे, इसकी इनकम में ऐड कर लेंगे, वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरे हैं फहीम की, अगर आप बात करें तो फहीम ने 28.8 क्लेम किए थे, 14.8 उसको अलाउ किए गए, जो उसको डिस अलाउ किए गए थे वो थे 14 के। इसको रिकवर कितने हुए हैं, 10.6 के। इसको तो नुकसान हो गया, इसको नुकसान हुआ है 3.4 का, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बैड डेट्स की रिकवरी पे फहीम से नुकसान हुआ है, बैड डेट्स रिकवरी फ्रॉम फहीम 3.4 का लॉस हुआ है, तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। कैसे लॉस निकाला है हमने, कि उसको 10.6 उसको रिकवर हुए हैं, उसको जो डिसअलाउड थे डेट वाज 14, बिकॉज उसने क्लेम किए थे 28.8 के हिसाब से, उसको अलाउ किए गए थे 14.8 के हिसाब से, तो ये इसको 3.4 का लॉस हुआ है, तो ये हम इसमें से लेस करवा देंगे। अभी इतनी बड़ी एडजस्टमेंट है, और जितने इसके आपको करवा दिया हुआ है, मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट एडजस्टमेंट। सबसे आसान एडजस्टमेंट जो है वो आपकी यही होनी चाहिए थी, इसमें तो मेरे गेन या लॉस में कोई गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अब 21.6 मिलियन का रेंट शामिल है, तो ये तो इसमें नहीं आना चाहिए, तो ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना चाहिए था 21.6 मिलियन, वो भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस करवा देंगे 21.6 मिलियन, ये हमने यहाँ पे लेस करवा दिया। और इसके अलावा क्या रह गया, ये स्टार की हुई है हमने एडजस्टमेंट, नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये टैक्स डिप्रिसिएशन है 48 मिलियन की, ये तो मैं लेस करवाऊँ जरा जल्दी से, जो चीज में कोई कैलकुलेशन नहीं है वो मैं लेस करवा देता हूँ। टैक्स डिप्रिसिएशन 48 मिलियन की, वो भी हमने क्या कर दी, यहाँ पर लेस करवा दी है। और क्या रह गया इसमें से,
कहता है जी आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस 2.8 मिलियन थे, ये बैंक ने वेव ऑफ कर दिए हैं। वेव ऑफ का मतलब है ये आपकी इनकम में ऐड बैक होने चाहिए। तो फाइनेंशियल चार्जेस वेव ऑफ जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फाइनेंशियल चार्जेस वेव ऑफ 2.8 मिलियन के ये क्या हो जाएंगे, इसकी इनकम में ऐड बैक हो जाएंगे। और क्या रह गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये अच्छा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 14 मिलियन की, 17 मिलियन की, जो 18 मार्च 2020 को ली थी और 1 अगस्त 2020 को ली थी। अब 18 मार्च 2020 का मतलब है आपके पास ये आपने पे करनी थी 17 मार्च 2021 1 साल, 17 मार्च 2022 2 साल, 17 मार्च 2023 3 साल। और आपको तो ईयर एंड पे खड़े हैं, डेट क्या बताइए, 31 अगस्त से हमने 30 जून तक जाना है। 30 जून 2023 आ गया, स्टिल ये 14 मिलियन क्या है आपका पेएबल है, आपने पे नहीं किया। तो ये जो 14 मिलियन है ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये क्या हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी 14 मिलियन की। ये आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है, 14 मिलियन की, ये हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और जो अगस्त वाली लायबिलिटी है 18 यकम अगस्त वाली, वो तो 31 जुलाई को पूरी हो रहा टाइम पीरियड, वो तो ईयर एंड के बाद अगले साल हो रहा है ना, तो उसका अगले साल ट्रीटमेंट होगा। इस साल तो हमसे कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी मैंने कर ली। अब एक एडजस्टमेंट रह गई है, ये वही वो जो डेप्रिसिएशन और लॉस निकालना है, उसको हमने देखना है कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। अभी इसको इंश्योरेंस क्लेम मिला 6 मिलियन का, और इसे अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे। अब ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है, हमने इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया, हमने रेलेवेंट गेन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल प्राइस को एडजस्ट कर देंगे। 6 मिलियन इसको रिकवर हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी होगी, 7.5 मिलियन होगी। और इसने कितने का खरीदा था, ही बॉट दैट व्हीकल फॉर रुपीज 10 मिलियन। आप इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड सेल प्राइस आ जाएगी। तो कितनी बनेगी, 4.5। ये है 4.5 एडजस्टेड सेल प्राइस। इसमें से अब आपने WDV लेस करनी है, क्योंकि WDV रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट पे जाएगी, तो आप उसको अब लेके चलेंगे। आपने व्हीकल कब ली थी, यू बॉट दैट व्हीकल ऑन 8 नवंबर, नहीं, ये ली थी 2020 में। तो 7.5 मिलियन 2020 में ली थी, तो 2000 टैक्स ईयर 21 में डेप्रिशिएट हुई है, 22 में डेप्रिशिएट हुई है, 23 में तो डिस्पोजल ऑफ हो गया। तो 7.5 मिलियन को 2 साल हमने डेप्रिशिएट करना है, तो ये कितनी बनेगी, आप इसकी डब्ल्यूडी भी निकाल सकते हैं। 7.5 मिलियन इंटू 85%, ये 2021 के बाद डेप्रिशिएट होके आ गई, फिर 2022 में भी डेप्रिशिएट हुई, मल्टीप्लाई कर दे तो आप बताएं आपका जवाब कितना आता है। 5.42 5.42 WDV बनती थी इस व्हीकल की, और इसकी एडजस्टेड सेल वैल्यू है 4.5 की। लॉस आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना बन रहा है आपका, 0.92, 0.92 जो है वो आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। 0.92 इज योर लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, लॉस ऑन डिस्पोजल मेरा आ जाएगा। और लॉस जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लॉस ऑन डिस्पोजल 0.92। अब हमारे पास तकरीबन तमाम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हो गई हैं, डन। और तो कोई रह नहीं गया इसमें से, ये भी हो गया, सारा ही सवाल हो गया। अब इसको जमा करते हैं और देखते हैं क्या क्या नहीं आ रहा। तो ये 2.4 प्लस 40 प्लस 10.8 प्लस 2.8 प्लस 14, इसको जमा करेंगे कितना बनेगा, 70। दैट 70 विल बी एडेड बैक। और ये 6 प्लस 27.4 प्लस 3.4 प्लस 21.6 प्लस 48 प्लस 0.92, ये कितना बनेगा, 107.32। ये हम इसमें से लेस करवा देंगे, ये बन जाएगा 87, -87
इसमें प्लस किया 17, इसमें से लेस किया 107.32। ये 107.32 नहीं बनता मेरे ख्याल से, यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग रॉन्ग। नेट लॉस कितना आ गया हमारा? नेट लॉस हमारा आ जाएगा 124 इशारिया 32 का ये नेट लॉस आ जाएगा। ये है नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है, स्पेकुलेटिव में गेन था, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आएगी ना हमारी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिकॉज स्पेकुलेटिव में गेन है, नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है, और वो गेन कितना था? दैट वाज 23। 23 माइनस 124.2 ये बनेगा 1089। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो टोटल आएगी दैट विल बी 10189। नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव के गेन के साथ एडजस्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया जी 101.89। अब इस 101.89 में ये वाले लॉस भी तो एडजस्ट हो जाएंगे। 101.89 लेस 23.6 ये भी गेन है, लेस 6.3 कितना बनेगा? आप इसको ले लेना, दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी, ए प्लस बी, और टोटल इनकम ले लें आप सी। तो टोटल इनकम कितनी आएगी? टोटल इनकम ए प्लस बी प्लस सी, 23.6 प्लस 6.3, और 6.3 में से लेस किया 101.89, दैट विल बी लेस 7.99। तो नेगेटिव इसकी इनकम आ रही है टोटल। लेकिन इस टोटल इनकम में एक इनकम ऐसी है जो सेपरेट ब्लॉक की शामिल है, तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम इसमें से सेपरेट कर देंगे, हम इसमें से लेस करवा देंगे सेपरेट ब्लॉक की इनकम, बिकॉज उसके ऊपर टैक्स चार्ज होने, और वो थी हमारे पास 20 की। तो 20 की इसकी इनकम लेस करवा देंगे, तो इसका नेट लॉस जो बन रहा होगा, जो इसका टैक्सेबल लॉस है, वो होगा 91.99 का। ये इसका लॉस आ गया अदर सोर्स का भी, क्योंकि अदर सोर्स के गेन के साथ बिजनेस का लॉस एडजस्ट हो जाता है। तो इसका नेट लॉस जो है वो 91.99 का रह गया। अब हम चलते हैं टैक्सेशन की तरफ। अब इसको एओपी का शेयर मिला है, लेकिन इसके पास लॉस है, इनकम में तो ऐड हो नहीं सकता। एनटीआर की इनकम में लॉस है, इसके पास एक ही इनकम है, वो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की। इसको गेन हासिल हुआ है 20 मिलियन का। अब इसने ये डिस्पोज ऑफ क्या किया था? प्लॉट के दुकान के मकान, इसने प्रॉपर्टी बेची थी इमूवेबल, और दैट वाज सोल्ड ऑन 1 जून 2020। नहीं, 1 जून 2020 को ली थी, और 30 जून को उसको ये अर्न हो रहा है। तो इसका होल्डिंग पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बन रहा है। जून 20 से लेके 22 1 साल, 23 2 साल, और ये 2 साल के बाद लेके 3 साल से पहले बिक रही है, और इसने हमें कुछ नहीं बताया हुआ कौन सी है, प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। हम इसको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एज्यूम करते हैं, और हम 7.5% रेट इसके ऊपर लगा लेते हैं। 20 मिलियन का 7.5% कितना आएगा? 1.5 million. That 1.5 million is the tax liability of जो इसकी आ रही होगी, वो भी इस डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा सवाल था। दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एज मच कि आप इसे बहुत नॉन डूएबल क्वेश्चन समझ रहे हैं, या ये वो सवाल है जो पेपर फेल करवा सकता है। ये वही सवाल है जिसको सॉल्व करके उस अटेम्प्ट में my student got merit certificate. That was the question
एंड व्हाट वाज हर टेक्निक, उसको पता था कि सवाल में जो चीज आती है वो हमने करते जानी है बीच में, तो वो उसको कर लिया, जवाब आपका आ गया। तो दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्ट्रिंग 2022।